हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए चैप्टर के अंदर जिसका नाम है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर क्या है, कैसे होता है, क्यों काम आता है, हमारे जीवन में इसकी क्या महत्वता है, क्या हमें डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, ये सब बातों का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कैपेसिटर आखिर क्या है और अपन इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को जीवन में। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात होती है। सबसे पहले हमें यह समझ में आई कैपेसिटर एक्चुअली देता क्या है, कैपेसिटर किस काम आता है। तो किताबों में और लगभग हर जगह पे ये लिखा होता है कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, ऐसा लिखा होता है जनरली, है ना। जनरली क्या लगभग सब जगह लिखा होता है कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भैया, एक्चुअल में जो कैपेसिटर होता है वो काम आता है एनर्जी स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि उस एनर्जी को हम चार्ज के रूप में स्टोर करते हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है उसमें जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो ही हमारे काम आती है। बट हाँ, हम लोग किताबों के अंदर यही सब पढ़ते हैं कि कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, मतलब अपन लोग क्या करते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं। अभी पूरा चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे उसमें चार्ज को इकट्ठा करेंगे, लेकिन हर चार्ज के साथ में एनर्जी एसोसिएटेड होगी, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी एसोसिएटेड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब बात है कि सर एनर्जी तो अपनी बैटरी भी प्रोवाइड करती है, फिर इन भाई साहब की क्या जरूरत है कि अपने को चार्ज एनर्जी इकट्ठी करने के लिए या फिर एनर्जी स्टोर करने के लिए अपने को एक अजीब सा सिस्टम लाना पड़ा जिसका नाम कैपेसिटर रखा गया। सही बात है। तो बेटा बैटरी अपने को एनर्जी प्रोवाइड करती है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसके अंदर। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि क्यों बैटरी काम नहीं आ पाती जहां पे कैपेसिटर काम आता है, ठीक है। इस चैप्टर की अपने को ढंग से फील आएगी, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं क्या एग्जैक्टली होता है। देखो मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मुझे मान लीजिए इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए, जल्दी से चाहिए, फास्ट ठक से एनर्जी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल सर, जैसे मान लीजिए पंखा रुका हुआ है। अब पंखे का जो वजन होता है वो अच्छा खासा वजन होता है, उसको सडनली घुमा देना, उसके लिए अपने को इंस्टेंटली उसको मोशन देना पड़ता है, जर्क देना पड़ता है, ताकि वो एक बार चालू हो जाए। उसका जो इनर्शिया है उसको रोके हुए है उस इनर्शिया ने। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर अभी पंखा है, अगर अपन उसको मोशन देना है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत छोटे से इंस्टेंट पे देनी पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली और भी कई एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में जब कैमरा आया करते थे तो हमारी फोटो खींचते थे कैमरामैन, अपन उनको बोलते थे अंकल हमारी फोटो खींच दो, तो फ्लैश लाइट जलती थी, है ना। वो अलग बात है कि वो कई बार तो फोटो नहीं खींचते, सिर्फ फ्लैश लाइट जला देते थे और अपन लोग सोचते थे कि वाह हमारी भी खिंच गई, लेकिन फिर एल्बम में कुछ नहीं आता था। अब याद आ रहा है ना? तो उस प्रकार की चीजें जब होती थी तो जो फ्लैश लाइट जलती थी उसका कारण क्या होता था? कैपेसिटर। क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बैटरी एक बार में नहीं दे सकती। बैटरी एनर्जी स्लो देती है, कंटिन्यूस देती है, ये देती झटके से। ले भाई, किसमें? फ्लैश लाइट में हो गया, अपने कंडेंसर में हो गया। मतलब पंखे में जो कंडेंसर लगते हैं वो एक्चुअली कैपेसिटर ही होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। उसी प्रकार से आपने एसी का आउटडोर देखा होगा, वहां कैपेसिटर लगे होते हैं। कभी आपका मन करे तो आप फोन तोड़ देना, उसको निकाल लेना, उसके अंदर जो आपको मदरबोर्ड दिखेगी, आईसी दिखेगी, उसमें आपको छोटे से बहुत सारे कैपेसिटर्स दिखाई देंगे। कैपेसिटर हमारे जीवन में कई जगह पर है। आपको और भी ज्यादा मन करे, नहीं मन लग रहा, कुछ तोड़ के देखना है, तो आप कंप्यूटर तोड़ दीजिए किसी का, खुद का मत तोड़ना। उस कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हो कि जो वहां पे मदरबोर्ड होती है, उस मदरबोर्ड में कई जगह पर कैपेसिटर्स लगे होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी वहां पे, है ना। लेकिन बड़ी बड़ी चीजों में बताया आपको, जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, सब में कैपेसिटर लगता है। पंखे होता है सिलेंडर सा ऊपर लगा होता है गोल गोल सा, वो कैपेसिटर ही होता है बेसिकली, कंडेंसर जिसको बोलते हैं देसी भाषा में लोग बाग। तो बेटा ये सब चीजें हो गई कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी सब कुछ लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो अभी अपना मेन मुद्दा ये है, अब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आपका मेन मुद्दा ये है अपने पास है कि सर जो काम बैटरी कर सकती है उसके लिए फिर अपने को कैपेसिटर को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो यार इसको अपन है ना डायरेक्टली इससे नहीं समझा सकता मैं आपको, इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, पहली बात तो हम लोगों को जो चाहिए होता है पूरा खेल, उस खेल में यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप नहाने जा रहे हो, ठीक है। अब नहाने जा रहे हो तो नल चालू करो तो नल में पानी आया, लेकिन पानी कितना स्लो आया वो आप समझिए। पानी टपक 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 टपक, इतना भी नहीं, थोड़ा कंटिन्यूस आ रहा है जर्र, पर आप बिल्कुल पतला सा पानी रहा है, बिल्कुल कम, माइन्यूट सा, मतलब इतना कम है वो, इतना कम है कि आप उसके नीचे बैठ जाओगे ना तो 5 घंटे तक भी आपके सर नहीं पूरा गीला हो पाएगा। इस तरह से पानी आ रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से जब पानी आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके नीचे हम लोगों को नहाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी लगाते हैं। आई मेरी बात समझ में? बेटा अपन ने जब बाल्टी लगाई पानी की, तो फिर क्या करते हैं, रात को अपने बाल्टी लगा के रख दी, अब पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। सुबह जब अपन बाथरूम में गए तो बाल्टी फुल भरी हुई थी, हमने बाल्टी उठाई, सर पे उड़ेल ली। क्या हम आराम से नहा पाएंगे? अरे बोलो ना यार, डब्बा भर के रख लिया, जो भी है मतलब, पर ओवरऑल अपन उससे नहा सकते हैं, लेकिन उस कंटिन्यूस से अपन नहीं नहा पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? इसीलिए इसी प्रकार की चीज कैपेसिटर और बैटरी में भी होती है। कैपेसिटर में अपने को इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है, बैटरी में कंटिन्यूस मिलती है। जैसे फ्लैश लाइट जलानी है कैमरा की, कौन सी फ्लैश लाइट? आजकल तो एलईडीज आती है, पहले के जमाने में बड़ी अजीब सी फ्लैश लाइट आती थी, उसके अंदर कुछ ट्यूब व्यूब लगती थी। तो फ्लैश लाइट के लिए क्या, काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को चाहिए होता था। तो इतनी एनर्जी देने के लिए कंटिन्यूस बैटरी की एनर्जी से तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोगों को हाथों हाथ एक कैपेसिटर लगाना पड़ता था। हाथों हाथ क्या मतलब, पहले से लगा होता था उसके अंदर, वो फुल्ली चार्ज रहता था। वो क्या करता, झटके से, जैसे एनर्जी चाहिए ले भाई पूरी ले ले। हाई मेरी बात समझ में? जैसे मतलब मान लीजिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, सब मिल गई पूरी। लेकिन अगर मान लीजिए बैटरी लगा दी अपन ने और सिर्फ बैटरी से बोला ले जला फ्लैश लाइट, तो बैटरी क्या करेगी, डिम कर देगी उसको, जला ही नहीं पाएगी वो। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि वो बहुत छोटी सी पतली पतली सी एनर्जी दे रही होती है, हल्की हल्की। उससे पूछो भाई ज्यादा देना, उसने कहा भैया 5 घंटे चलूंगी, 10 घंटे चलूंगी, या कम से कम भी 5 दिन चलूंगी या 1 महीना चलूंगी, लेकिन दूंगी इतनी एनर्जी, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। पर कैपेसिटर क्या होता है, पहले खुद चार्ज हो जाता है, फिर वहां से वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देता है। अब वो चार्ज क्यों बोला सर आपने यहाँ पे? आपने तो कहा था कि अपन एनर्जी स्टोर करते हैं। बेटा चार्ज होता है, वो चार्ज स्टोर करता है, उसी के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर में आपको पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक एक चीज इसके अंदर समझाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? एक एक चीज आपको, एक एक चीज की फील आ जाएगी कि आखिर अपन इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अब तक 2 बातें बोली हैं, पूरी थ्योरेटिकल बातों में बात कर रहा हूं अभी तक। क्या क्या बोली है कि सर पहली बात तो वो चार्ज स्टोर करते हैं ऐसा लिखा होता है, बट बेसिकली एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। भाई चार्ज स्टोर करके हम क्या करेंगे यार? चार्ज तो कंघा लो, सर पे रगड़ लो जोर से, उसमें भी चार्ज आ जाते हैं, सही बात है ना। उससे अगर मान लो पेपर पे लगाओ तो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि चार्ज होता है उसके ऊपर। उसको स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है ना, उसको स्टोर करने का फायदा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इस्तेमाल कर सके। आई मेरी बात समझ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर होती है, एनर्जी। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा हमें यहाँ पे जब नहाने का अपने एग्जाम्पल लिया, तो नहाने के एग्जाम्पल से हमें एक चीज समझ में आई कि जो बैटरी है वो कंटिन्यूस एनर्जी देती है, पर कैपेसिटर जो होता है वो सडनली देता है। उसी प्रकार से अगर बाथरूम में अपन जाते हैं और कंटिन्यूस नल से कम कम पानी आ रहा है, तो उससे हमारा नहाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बाल्टी लगा देंगे और बाल्टी को फुल भर देंगे, तो उसको सर पे उड़ेलना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी। अब सर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक और चीज है। वो चीज ये है कि आखिर जो कैपेसिटर अपन इस्तेमाल करते हैं, आखिर जो अपन कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? अब तुम कहोगे सर ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा, है ना। जैसे मान लीजिए कि बाथरूम में बाल्टी आपने लगाई, अब आपको नहाना है और आपने बाल्टी लगाई इस साइज की, जिसकी चौड़ाई ऐसी है, ऐसी मतलब वो है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखती भी रहते हैं बीच बीच में, तो इस तरह की आपने बाल्टी लगा दी। अब ये जो एनर्जी आपने बाल्टी लगाई है, अगर ये मान लीजिए फुल भर जाएगी पानी से, तो आपका नहाना आसान हो जाएगा। पर जैसे बाल्टी आपने बहुत छोटी कर दी, इतनी छोटी सी बाल्टी कर दी आपने, है ना, इतनी छोटी सी बाल्टी आपने कर दी, देख रहे हो यहाँ पे इतनी छोटी सी बाल्टी यहाँ पे हो चुकी है। अगर बाल्टी इतनी छोटी सी हो चुकी है और तुमने उसको लगा दिया, जैसे मान लो ग्लास भर के तुमने लगा दिया, भर के नहीं, ग्लास खाली लगा दिया नल के नीचे, सुबह आए उससे देखा अरे वाह पानी भर गया, अब मैं नहा लेता हूं, तो क्या वो तेरे काम का है? नहीं, वो अपने किसी काम का नहीं है। इसका मतलब सेकंड जो पॉइंट अपना यहाँ आता है वो ये आता है कि हम लोगों को, जो बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको इसके कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, उसके अलावा मैं आपको भी आखिरी में लिखने का भी टाइम दूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर आप सुनिए ध्यान से कहानी को। तो जो बैटरी अपने जो अपने बाल्टी अपने लगाई है, बाल्टी मतलब कंटेनर जो अपने लगाया है, उसकी प्रॉपर साइज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम टंकी लगा दो वहां नीचे, पता बड़ा भरी नहीं रही, समझ लो ना, एक प्रॉपर साइज होना चाहिए जिसमें अपन आसानी से उड़ेल सके सर पे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसी प्रकार से कैपेसिटर भी एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए, एटलीस्ट कि उसमें कम से कम इतनी एनर्जी तो स्टोर हो जाए जिससे अपनी फ्लैश लाइट आराम से जल सके। हाई मेरी बात समझ में? पता पड़ा कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम है कि फ्लैश लाइट नहीं जल पा रही, तो कुछ काम का नहीं है। बहुत ज्यादा है तो पता पड़ा फ्यूज हो गई लाइट, तो भी काम का नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात है? तो इस प्रकार से एक अप्रोप्रिएट हम लोगों को अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां स्टोर हो जाए, इस प्रकार की कैपेसिटर हमें वहां बनानी पड़ती है, कैपेसिटी उसकी बनानी पड़ती है। यही चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। 2 पॉइंट हो चुके हैं, एक कंटिन्यूस हो गया है, एक साइज हो गया है कि साइज शुड बी अप्रोप्रिएट। गेटिंग माय पॉइंट?
बेटा इसी प्रकार से 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। तीसरी बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे बोला जाए, जैसे आप बाहर खड़े हुए हो और आपसे बोला जाए कि भैया आप नहा लो, और नहाने के लिए आपको बोला जाए कि लो भैया आपके पास ये पानी पी लो, चलो एक काम करो, आपको मेरे से बोला जाए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। अब इसमें मुझे बोला जाए कि भैया किसी ने मुझसे पूछा, जैसे मान लें रामलाल खड़ा है, रामलाल ने बोला कि भैया सर, भैया क्या सर पानी पिला दो, तो मैं रामलाल को बोलूंगा ले भाई गिलास पानी पी ले, तो उसके लिए पानी पीना आसान हो जाएगा, सही बात है, वो आराम से गिलास पकड़ेगा, पानी पी लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी गिलास को मैं लूं और नीचे डोल दूं, ले भाई पी ले, तो कैसे पिएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मुश्किल क्या भैया, दिमाग खराब हो जाएगा, हो सकता है मारामारी पे आ जाए, सही बात है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप बाथरूम में जाते हो, बाथरूम में क्या मतलब, आप ओपन किसी एरिया में जाते हो, आप बाल्टी लेते हो, बाल्टी का पानी नीचे डोल देते हो, पूरा पानी नीचे बिखर चुका है, अब क्या उससे आप नहा पाओगे? नहीं, उससे आप नहीं नहा पाओगे। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे आने वाला है, वो ये है कि एनर्जी, पानी तो स्टोर अपन कर सकते हैं, पर उसका कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो हमारे काम आए। ऐसा नहीं कि पानी अपने स्टोर करा है किसी पर्टिकुलर बाउंडेड वॉल्यूम में, ऐसा नहीं कि उसको बिखेर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, अब बारिश होने के बाद पानी बहुत सारा गिरा है, तो बिखरा हुआ गिरा है, वो नलियों में बह रहा है, रोड पे बह रहा है पानी, ये हो रहा है वो आ रहा है, उसको स्टोर तो नहीं करा ना अपन ने। तो बिखरा हुआ पानी हमारे किसी काम नहीं आता जब तक अपन उसको स्टोर नहीं करेंगे। स्टोर करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से एनर्जी भी कई हिस्सों में बिखरी हुई होती है, बहुत बिखरी हुई होती है, उसको अपने हमारे लिए स्टोर करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। एक ये है कि स्टोर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, एक बाउंडेड वॉल्यूम में स्टोर होनी चाहिए, बाउंडेड एरिया में स्टोर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला कि साइज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि वो इंस्टेंटली एनर्जी दे सकता है, इसीलिए अपन उसका इस्तेमाल करते हैं। आई मेरी बात समझ में? ये तीनों ही चीजें बैटरी से हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हम लोगों ने फिर कैपेसिटर का यहाँ पे इजाद किया और कैपेसिटर नाम की चीज बनाई जो हमारे बहुत काम आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पूरी ही इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंदर। या ऐसा कह दें अपन लोग कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आप जीवन में देखते हैं, सब में कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। चाहे अपना फोन देख लीजिए, चाहे यहाँ पे लगा प्रोजेक्टर देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे जिस प्रोजेक्टर जो उस पर चल रहा है ये लैपटॉप, उसको देख लीजिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप अपने जीवन में देखते हैं, आपके बगल में इससे लगा हुआ, आप उसको देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, पंखा देख लीजिए ऊपर, हर एक चीज में पहले ट्यूबलाइट में भी होते थे, पर आजकल एलईडी ट्यूबलाइट्स आती है, उसमें इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा मैंने आपको बहुत सारी कहानी यहाँ पे बताई है। अब आपको स्क्रीन पे कहानी के बारे में सारी पूरी जानकारी आएगी, उसको आप अपने आराम से यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखने लग गए हैं, फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, तो आपने नोट डाउन कर लिया है जो भी मैंने भी कहानी आपको बताई है। तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं इसी लेक्चर के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर। तो सर सबसे पहली जो बात थी वो आपने बताई कि भैया ये जो कैपेसिटर होता है वो कंटिन्यूस चार्ज देता है, एनर्जी देता है, चार्ज नहीं एनर्जी देता है, सॉरी बैटरी कंटिन्यूस देती है, कैपेसिटर अपने को इंस्टेंटली देता है, ठीक है। सेकंड वन थी कि उसकी कैपेसिटी अपने को बढ़ानी होती है, और चौथी जो थी वो क्या थी कि वो एनर्जी बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। तो तीसरे से मैं इसको शुरू करता हूँ। तीसरे जो पॉइंट था इससे मैं ऐसे बात को स्टार्ट करता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो एनर्जी है वो बिखरी भी नहीं होनी चाहिए। और आखिर जो बाल्टी वाला एग्जांपल दिया कि मैंने अगर बाल्टी से पानी उड़ेल दिया जाए, डोल दिया जाए, तो हमारे इस्तेमाल नहीं आता, वो हमें जीवन में समझ में आता है, बट आखिर ऐसा यहाँ पे कहाँ हो रहा है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये कैपेसिटर्स की जहाँ बात है, वहां ऐसा क्या हो रहा है जहां पर एनर्जी पूरी बिखरी हुई है और हमारे काम नहीं आ सकती? तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल से जो आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपने इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली कैपेसिटर जो है ना वो बेसिकली साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। वो अलग बात है कि अपन यहाँ नीट के लिए या फिर जेई के लिए या फिर अलग अलग एडवांस वगैरह के लिए, एम्स के लिए अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, हालांकि अब तो एक ही हो गए, अलग अलग पार्ट्स इसको पढ़ते हैं अपन कैपेसिटर्स को, लेकिन ये अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसी का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपन ने कंडक्टर को चार्ज दिया, क्या दिया अपन ने? कंडक्टर को चार्ज दिया,
तो हमने वहां बातें करी थी कि अगर अपन ने कंडक्टर को चार्ज दिया तो सारा चार्ज उसका सरफेस पे आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैंने आपको एक बात बोली थी यहाँ पे कि यहाँ पे इसके पास में एक एनर्जी होती है, उसको अपन बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। कुछ लोग सेल्फ एनर्जी बोलते हैं, कुछ लोग एनर्जी एसोसिएटेड बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग इसका नाम लेते हैं, बट जनरली इसको सेल्फ एनर्जी बोला जाता है, जिसकी वैल्यू होती है kq²/2r। आई मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पे kq²/2r नाम की अपन यहाँ पे 2r वैल्यू की यहाँ पे अपन लोग क्या लेते हैं, सेल्फ एनर्जी लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया हो या फिर आप लोगों को जानकारी हो तो मैं आपको एक और चीज यहाँ बताना चाहता हूँ। बात यह है कि ये जो एनर्जी होती है सर, ये कहां पर होती है, ये कहां होती है? तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पूरा प्रूफ किया था इस बात को कि ये एनर्जी ऐसे यहां पे r से इंफिनिटी के बीच में फैली होती है, ऐसे। मतलब एक्चुअली क्या होता है, यहां पे क्या है जिसके रूप में एनर्जी फैली हुई है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में पूरा प्रूफ भी किया था। वो किससे किया था, इस वाले फॉर्मूले से। दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन से और फॉर्मूले से। मैंने इंटीग्रेशन और फॉर्मूले दोनों से प्रूफ किया था। तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है अपने यहाँ पे एनर्जी जो यहाँ पे बिखरी हुई होती है, वो आती है kq²/2r। आई मेरी बात समझ में? या फिर किसी भी एनर्जी को अगर अपन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में तो अपन हमेशा एनर्जी डेंसिटी ही लिखते हैं, जो शायद आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुना हो। इसको बोलते हैं बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है 12ε0 × E²। जो ε0 है वो अपन जानते हैं, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू अपन जानते ही 8.85 10⁻⁻12 होती है। लेकिन ये जो E² है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई मेरी बात? बेटा ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी नहीं है। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। कि भैया अगर मान लीजिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्यूब रख दिया जिसका वॉल्यूम v है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू v। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ना? तो ये एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 12ε0 E²। अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप यहां पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसका वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है, r से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kq²/2r, सॉरी kq², अरे यार वो तो एनर्जी kq/r², सॉरी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, kq/r²। बेटा ये एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई मेरी बात समझ में? kq/r², बार बार अपन एनर्जी की बात कर रहे तो वो निकल गया मुझसे। kq/r² होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r के साथ वेरी कर रही है। सर r क्या होता है, सेंटर से जिस पॉइंट पर निकालना है वहां तक की दूरी, स्मॉल r। आई मेरी बात समझ में? अब दूरी तो बढ़ती रहेगी, दूरी बढ़ती रहेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहेगी तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम r टू इंफिनिटी। इसका डेरिवेशन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया है आपको। अभी मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि यहां पर वो मुद्दा आया था कि सारा का सारा चार्ज अगर अपन ने सरफेस पे रखा है तो इंफिनिटी तक फैली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमसे पूछा गया, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में पूछा गया कि जो एनर्जी है सेल्फ एनर्जी, ये कहां होती है, ये जो सेल्फ एनर्जी होती है कहां होती है, तो बच्चा बोलेगा सर इस बॉडी में होती है। नहीं, ये गलत बात है। इस बॉडी के अंदर होती है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। बेटा इस बॉडी के बाहर चार्ज है, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एनर्जी है, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एनर्जी बिखरी हुई है। और कहां तक बिखरी हुई है, यहां से इंफिनिटी तक। तो ये डुली हुई एनर्जी हो गई, ये बिखरी हुई एनर्जी हो गई, ये हमारे किसी काम की नहीं होती। आई मेरी बात में? इसको हमें स्टोर करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वो तीसरा पॉइंट का आपके सामने जिक्र किया था
कि सर कैपेसिटर बेसिकली करता क्या है, चार्ज तो इकट्ठे करता है यार, उस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी आती है, उसको अपन यूज कर लेते हैं। वो तो यहां भी हो रहा है, मेटल सरफेस को तुमने चार्ज दिया, अब तुम ऐसा बताओ नेगेटिव जरूरी होता है, वो क्यों जरूरी होता है उसका कारण अपन जानेंगे समय के साथ। लेकिन दिया प्लस, अभी अगर प्लस दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो एनर्जी आई, और एनर्जी आई तो एनर्जी की वैल्यू भी आ गई kq²/2r। बट ये काम की नहीं है, क्योंकि भैया ये बिखरी हुई है r से इंफिनिटी तक। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वही इस चैप्टर में अपन सीखने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा फटाफट से आप इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, साथ में आपको जो थ्योरी दिखाई दे रही है यहां पे वो भी लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ भाई, तो बेटा अभी अपन ने देखा यहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में अपन ने बात करी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करी। मैंने आपको एक चीज समझाई कि जो एनर्जी होती है वो बिखरी हुई होती है, कहाँ से, आर से इन्फिनिटी तक। अगर मैं एक स्फीयर की बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक स्फीयर की बात नहीं करता हूँ और मैं एक इस तरह के सरफेस की बात करता हूँ, इसको अगर जैसे ये कंडक्टिंग सरफेस है, अब इसको अपन ने चार्ज दे रखा है, तो बेटा इसको इस प्रकार से अपन चार्ज देंगे। अब जो भी चार्ज देंगे वो इसके सरफेस पे कुछ इस प्रकार से जाके इकट्ठा हो जाएगा। तुम जानते हो जहाँ पे आर छोटा होता है वहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ आर बड़ा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है ना, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/RC। याद है अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो फील्ड लाइंस में एनर्जी होगी, और वो जो एनर्जी होगी वो यहाँ से इन्फिनिटी तक बिखरी हुई होगी। गेटिंग माई पॉइंट? इसी प्रकार से यहाँ पे एनर्जी मतलब इन्फिनिटी तक बिखरी होगी, बढ़िया अच्छी खासी। गेटिंग माई पॉइंट? अब बात यह है कि अपन जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने बात करी कि सर जो चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल टू वी होता है, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है उसी प्रोपोर्शनल में चार्ज आता है। अब ऐसा मान लीजिए जितना अपन ने चार्ज दिया है उसी प्रोपोर्शनल में पोटेंशियल में डिफरेंस आता है। गेटिंग माई पॉइंट? इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोगों ने जिसका इस्तेमाल किया वो है Q बराबर C इंटू वी। एंड दिस C, ये जो C होता है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेटा इसी C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया अपना कैपेसिटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें इसी का सबसे पहले तो सिंपल सी बातें करते हैं कि क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इसकी डायमेंशंस क्या होती है। अगर अपन डायमेंशंस की बात करेंगे तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q बराबर C इंटू वी। तो C हो जाएगा Q अपॉन वी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी यही तो होगा ना। और V क्या होता है बेटा? V होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चार्ज को आप ऊपर ले जाइए तो ये जाएगा Q²/वर्क डन डायमेंशनली। अबे सही है। तो डायमेंशनली Q किसके बराबर होता है? A इंटू टी, A फॉर करंट और T फॉर क्या होता है यहाँ पे टाइम की बात होती है, टाइम के डायमेंशन की बात होती है। चार्ज होता क्या है? चार्ज क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन करंट इंटू टी का डायमेंशन, दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे ऊपर, डिवाइडेड बाय वर्क का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का होता है m(L²T-2). अभी गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको अपन सोल्व करने पर हमें जो मिलेगा यहाँ से वो ये मिलेगा कि डायमेंशन हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा, इसी प्रकार से A⁻2 और T की पावर, पहले से 2 ऊपर थी 2 और चला गया तो T⁴। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कैपेसिटेंस। गेटिंग माय पॉइंट? ये हो जाएगा अपना कैपेसिटेंस का डायमेंशंस। अबे आ रहा है ना। अब मैंने कैपेसिटेंस के बारे में बात तो कर ली कि सर Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q बराबर CV होता है, ये कैपेसिटेंस होता है। ये अपन ने बहुत सारी उठपड़ांग जो किताबों में लिखी होती है सारी बातें यहाँ पे करी। पर मेन मुद्दा क्या है अपना मेन मुद्दा है भाई साहब, सबसे पहले तो उसकी क्या बढ़ानी, उस एनर्जी को जो बिखरी हुई है उसको सबसे पहले तो अपने को एक जगह स्टोर करनी है। सेकंड मेन मुद्दा क्या है कि वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है जैसे बाल्टी का साइज बढ़ाना है। आए मेरी बात? तीसरा मुद्दा है कि उससे फट से एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। अरे सही बोल रहा हूं ना? पक्का ना? तो भैया हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अपन उस एनर्जी को समेटें और जिस बाल्टी में भरेंगे उस बाल्टी का साइज बढ़ाएं। तो यहां पे जो बाल्टी है उसकी साइज जो होती है वो कैपेसिटेंस के नाम पे ही नापी जाती है। कैपेसिटेंस इज द साइज ऑफ द बाल्टी
जिसमें जितना पानी भर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी साइज होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक टर्म्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अपन कितनी कैपेसिटेंस हो उसकी कि उसमें अधिक से अधिक एनर्जी आ सके, जितनी अपने को अप्रोप्रिएट चाहिए होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसी स्फीयर का जिसके ऊपर अपन बात करी थी, उसी स्फीयर का अपन लोग यहाँ पे दोबारा डायग्राम बनाते हैं। उस पर अपन ने चार्ज रखा, बहुत ही बढ़िया सर, पूरा चार्ज अपन ने इसमें रख दिया, ठीक है। अब इस स्फीयर का रेडियस कितना था, आर होगा समथिंग। चार्ज इसको अपन ने क्यू दिया है समथिंग। अबे सही है ना, चार्ज को कितना दिया है अपन ने, क्यू दिया है। अब यहां पर जो सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय वी। अबे सही है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्यू बराबर सी वी, तो सी बराबर क्यू बाय वी। अरे भैया सी तो सी ही रहेगा, अरे भैया क्यू तो क्यू ही रहेगा। अरे भैया पोटेंशियल क्या होता है, वी फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है अरे भैया के क्यू बाय आर। अबे सही है ना भैया, के से के, क्यू से क्यू उड़ा दो यहाँ पे, तो जो बचेगा इसको पकड़ के उल्टा कर दो, तो सी बराबर आएगा आर बाय के। सही है ना। और के क्या होता है, बेसिकली के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये अपन जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसको यहां रखा तो बेटा जो सी आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आया कि अगर अपन ने एक स्फीयर लिया है जिसका चार्ज Q है, जिसका रेडियस R है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस आती है वो क्या आती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब तुम यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें देखना, दो नहीं तीन इंपॉर्टेंट चीजें। पहली है कि ये जो फॉर्मूला आया C का, जो वैल्यू आई C की, एक्चुअली इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अबे आया है ना, अगर यहां पे चार्ज Q की जगह 2Q भी होता तब भी ये सेम C आता। अबे सही है यार। क्या 4 चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, ना। क्या पाई चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, ना। क्या एप्सिलॉन नॉट चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, ना। क्या R चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, ना। R तो साइज पे डिपेंड करता है। सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब जो भी डायमेंशन यूनिट होती है इसको लगाते रहना तुम लोग, लेकिन आती यही है। अबे सही बोल रहा हूं ना, अरे पक्का ना। तो भैया ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। अबे आ रही है ना बात समझ में, ना भैया ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना वी पे डिपेंड कर रहा है, ये तो भैया आर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, रेडियस पर। अब सोच, अब अपन इंपॉर्टेंट मुद्दा देखते हैं। यहां से एक काम करते हैं, तुम्हें दिख रहा है यहां पहले, सबसे पहले यहां बात, पर ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, यहां पे R की वैल्यू ले ली कि इफ R बराबर 10⁻12 मीटर, तब जाके जो C आएगा ना, C वो अप्रोक्सीमेटली 4 पाई इंटू 8.85 आएगा। अगर मैंने R कितना ले लिया, 10⁻12 मीटर। अब कितना ज्यादा होता है 10⁻12? इतनी तो अर्थ भी नहीं है। अर्थ का बेचारे का रेडियस ही 6400 किलोमीटर है। अगर तू 6400 किलोमीटर को मीटर में भी करेगा तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दे, 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। भाई साहब 10⁻12 मीटर, मतलब तुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा कैपेसिटेंस लाने के लिए भी इतना बड़ा स्फीयर चाहिए। इसका मतलब अगर तुमने छोटे मोटे स्फीयर लगाया, मान ले 1 मीटर का स्फीयर लगाया, तो बेटा जब तू 1 मीटर यहाँ डालेगा रेडियस में, तो जो वैल्यू आएगी ना वो 4 पाई इंटू दिस इंटू 10⁻12, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। भले वो साइज में 1 मीटर का है, लेकिन वो कैपेसिटेंस में जिसके थ्रू वो एनर्जी स्टोर करेगा, जिसके थ्रू चार्ज स्टोर करेगा, उस रूप में वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही बेकार है, बिल्कुल घटिया, वाहियात, जितना गंदा हो सकता उतना गंदा। अबे सही है ना, इतना गंदा नहीं चाहिए अपने को, कुछ तो साइज हो यार। अब तुम बाजार में जाते हो बाल्टी खरीदने, तो तुम्हें अगर वैसी बाल्टी दिखाए, इतनी सी लो भैया शानदार बाल्टी है सोने की कलर की, तो क्या तुम उसको लेके आ जाओगे, हाँ भाई मजा आ जाएगा, शानदार बाल्टी है, बाथरूम में रखोगे, बड़ी हो जाएगी, बाकी टाइम छोटी रहेगी। ऐसा तो नहीं होता ना। होगा क्या, क्या वो बाल्टी हमारे काम की है ना, बिल्कुल भी काम की नहीं है। इसी प्रकार से अगर साइज अति छोटी हो, हद से ज्यादा छोटी हो, तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो सर इसका मतलब मैं ऐसा कैपेसिटर का यूज
नहीं कर सकते हो। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि साइज की, सेकंड प्रॉब्लम उसमें वैसे ही ऑलरेडी थी कि एनर्जी बिखरी हुई है, ये वैसे ही काम का नहीं था। ऐसी एनर्जी का करना क्या है जो बिखरी हुई हो। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा मुद्दा सोल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हमने ये समझ लिया कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस हो, स्फेरिकल बॉडी हो, उसका कैपेसिटेंस कितना होएगा, विच इज इक्वल टू दिस, एंड साइज यहाँ पे तुम चाहे जितनी बड़ी कर दो, लेकिन आपका सी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इस चीज को कंसिडर करते हुए अपन ने इस तरह के कैपेसिटर के लिए मना कर दिया। अब हमें इसके अंदर और इनोवेशंस करनी थी, तो वो इनोवेशंस को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप बेटा पूरा नोट डाउन कीजिए, शानदार तरीके से पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अभी अपन ने देखा कि एक स्फीयर के अंदर कैपेसिटेंस उसकी कितनी हो सकती है। तो बेटा अब उसी को बढ़ाने के अपन दिमाग लगाते हैं। कुछ बातों के ऊपर जैसे अपन विचार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा, एक चार्ज ऐसे रखा, चार्ज क्या मतलब एक बॉडी ऐसे रखी, स्फेरिकल बॉडी, इसको अपन ने दिया प्लस चार्ज, इसको अपन ने क्या दिया, प्लस चार्ज दिया है। उसके बाद फिर अपन ने यहाँ पे रखा है एक और बॉडी जिसको अपन ने कोई चार्ज नहीं दिया है। इसके चार्ज क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो but this is equals to 0. The charge on this body is 0 but the charge on this body is not 0. तो हमें पता ही है कि प्लस के तो बहुत सारे जो जितने भी नेगेटिव होते हैं वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको प्लस अच्छा लगता है, उनको बड़ी खुशी होती है कि वो प्लस के आसपास रहे हैं। तो बेचारे यहाँ पे अब ये तो कंडक्टर है और कंडक्टर में तो प्लस और माइनस फ्री होते हैं, मतलब कम से कम चार्ज तो फ्री होते हैं। तो कंडक्टर में अपन लोगों को ऐसा कह सकते हैं कि इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इंड्यूस्ड होके, और पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से नफरत है तो पीछे चले गए, बट नेगेटिव ने बोला कि भैया हमें तो नफरत नहीं है, हम तो अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, तो यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। अरे बोलो ना यार, सही है ना? वो अलग बात है कि यहाँ से भी कुछ प्लस कूद काज के इधर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा, इसका जो पोटेंशियल था पहले, उसको मैं बोल सकता हूं इनिशियल। इनिशियल बेटा वो था V, मान ले इनिशियल V था। अब क्या होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। लेकिन यहां जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, अब इसका ओवरऑल तो जीरो ही है, आज भी नेगेटिव पॉजिटिव है तो बराबर ही, सही बात है ना, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है। लेकिन यहां पे एक इश्यू है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो काफी पास आ चुका है और पॉजिटिव दूर जा चुका है। तो इस नेगेटिव के कारण यहां जो पोटेंशियल लिखेंगे वो आएगा KQ/R, और नेगेटिव का R छोटा है तो नेगेटिव का पोटेंशियल बड़ा होगा, इसका पॉजिटिव का R बड़ा है तो पोटेंशियल छोटा होगा। तो इसका नेगेटिव वाला जो क्या करेगा, यहां जो इफेक्ट देगा वो ज्यादा देगा पोटेंशियल में, तो यहां पे ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो घट जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि V फाइनल अगर अपन ने ये लाके रख दिया तो इससे जो पोटेंशियल आएगा वो V डैश आएगा, एंड वी कैन से कि V डैश इज लेस देन V, V डैश इज लेस देन V। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अबे आ रहा है ना? तो हमने सोचा कि यार अपन ऐसे कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का काम अपन कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो Q बराबर CV की अगर अपन बात करते हैं, Q बराबर CV, तो अगर पोटेंशियल थोड़ा घटेगा तो चार्ज बढ़ने, पोटेंशियल थोड़ा यहाँ पे Q बराबर CV पोटेंशियल थोड़ा घटेगा, तो हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं कि C की वैल्यू में कुछ इजाफा होए अपने यहाँ पे, सही बात है ना, जो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ इजाफा होए पोटेंशियल को ओवरऑल कम करने का, इसके पोटेंशियल कम करने से। इसका एक और फायदा हमें दिखाई दिया, वो ये था कि इन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली वो सीधा यहीं एंटर कर जाएगी। इसका मतलब कम से कम इस वाले वॉल्यूम के लिए तो, कम से कम इस वाले वॉल्यूम के लिए तो, अबे कम से कम इस वाले वॉल्यूम के लिए तो एनर्जी बिखरी हुई नहीं है, कुछ एनर्जी तो स्टोर कर ली। ऐसे समझ ले कि बाल्टी का पानी जब ढोला गया था, किसी आदमी ने कम से कम एक गिलास तो भर ही लिया, सही बात है ना, कुछ तो स्टोर हुआ, पूरा डुलता तो पीने के काम आएगा, ज्यादा कुछ नहीं तो, सही बात है कि नहीं, हाथ धोने के काम आ जाएगा, ज्यादा नहीं तो। बट हाँ, वो अलग बात है कि अधिकतर एनर्जी अभी तक भी इंफिनिटी तक बिखरी हुई है, वो यहां से भी बिखरी हुई है, वो यहां से भी बिखरी हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? वो यहां से भी
बिखरी हुई है, लेकिन कुछ तो कम से कम काम आई। अबे कुछ तो कम से कम काम आई। बेटा यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन एक और बात करते हैं। अब हमने क्या करा, एक और चार्ज यहां पे रखा, उस पर अपन ने चार्ज दिया प्लस क्यू। अब एक आदमी ने बुद्धि लगाई कि यार यहां पोटेंशियल कम हुआ क्यों, क्योंकि इसका तो के क्यू बाई आर था। अब इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन था थोड़ा पास में था, तो उसके कारण तो यहां पे पोटेंशियल में कमी आएगी, लेकिन पॉजिटिव कारण तो बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव डोमिनेट करेगा क्योंकि उसका आर छोटा है। भाई हाँ भाई, लेकिन पॉजिटिव तो यहाँ पे दोबारा उसको बराबर करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अलग बात है, कर नहीं पाएगा क्योंकि नेगेटिव पास में है। तो हमने सोचा कि अपन यहाँ पे जीरो न्यूट्रल वायर क्यों रखें, न्यूट्रल यहाँ कंडक्टर क्यों रखें। अपन एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो कंडक्टर रखते हैं वो नेगेटिव रख देते हैं। अबे आया है ना। तो अब क्या होगा, अब सारा का सारा जो सारा तो नहीं, मतलब अभी जो मैक्सिमम होगा वो इसी प्रकार से जाएगी लाइंस। अब सही है ना, इसी प्रकार से। वो अलग बात है, परपेंडिकुलर एंटर करती है, वो सब मैं बातें नहीं बता रहा हूं अभी आपको, लेकिन हाँ मैं ऐसा कह सकता हूं कि अधिकतर लाइंस जो है वो इसमें से निकल के इसमें चली जाएंगी। अब क्या हुआ, जो पोटेंशियल था इसका वो थोड़ा और कम हो गया। उसकी वैल्यू अपन मान सकते हैं v डबल डैश, एंड v डबल डैश इज लेस देन v डैश, एंड v डैश इज लेस देन v। अरे मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को। तो अब पोटेंशियल और कम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भैया हम लोग यहाँ पे चार्ज को थोड़ा बहुत और स्टोर कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इसका जो यूज है वो यही है कि जो बिखरी हुई एनर्जी थी उसको अपन ने समेटना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे समझ ले बाल्टी ढोली गई तो कम से कम उसमें अपने बड़े बड़े 2 डब्बे भर लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं मैं, ऐसा यार रिलेट मत करना, लेकिन कम से कम तुम ये रिलेट तो कर सकते हो कि जो एनर्जी पहले इन्फिनिटी तक बिखरी हुई थी, आज उसमें से अधिकतर एनर्जी इस तक बिखरी हुई है। एनर्जी है फैली हुई, लेकिन इसी तक फैली हुई है, कहीं बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रही है, खराब हो रही है पर बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रही है। कुछ पार्ट उसका बच रहा है, पर वो इस कुछ पार्ट से ज्यादा कुछ पार्ट है। आई मेरी बात समझ में? तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि भैया अगर आपको एनर्जी को इन्फिनिटी तक बिखेरना नहीं है तो आप एक प्लस लो और एक माइनस लो बॉडी, ताकि आपकी सारी की सारी एनर्जी, सारी तो नहीं मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पे बच जाए, इन्फिनिटी तक बिखरी हुई ना हो। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसका इन सबको समझते हुए हम लोगों ने फिर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इंस्ट्रूमेंट बनाया मतलब किस प्रकार से, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहूंगा उसको मैं, जैसे मान लीजिए अपन ने कुछ भी आइटम बनाया, दैट आइटम इज कैप्चर, वो अलग बात है, लेकिन उसको कैसे बनाएंगे अब उस पर थोड़ा सा अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप इसको नोट डाउन करते करते जब करोगे तो आपको बीच बीच में कुछ दिखेगा भी, इसी उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नोट दिखने होंगे, छोटी मोटी चीजें जो भी पॉइंट्स है आप उसको देख लीजिए, लिख लीजिए पहले। हाँ जी, तो यार ये सब बातें जब दिमाग में आई तो जो भी कैप्स्टर का निर्माण कर रहा था, उस व्यक्ति के दिमाग में बड़ी अच्छी बात आई। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं यार, अपन पूरा खेल ऐसे क्यों करें, अपन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। वो प्रॉपर्टी है प्लेट की। किसकी? प्लेट की। हम लोगों ने पहले बातें करी थी कि जो प्लेट होती है, ये कब बातें करी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसे 2 प्लेट्स अपन ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इस प्रकार की। ऐसे 2 प्लेट्स अपन कंसीडर कर सकते हैं। बेटा ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। अब इसका फ्रंट व्यू में देखूंगा और आपको मैक्सिमम टाइम में फ्रंट व्यू ही बताऊंगा, इसलिए प्लीज आप कृपया परेशान मत होइएगा। आप समझिएगा ये बात कि एक प्लेट यहां से, एक प्लेट इधर से, 2 प्लेट्स है, ऐसे 2 प्लेट्स है, ऐसे 2 प्लेट्स है। तो ये जो 2 प्लेट्स है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप मान लीजिए इसको कुछ चार्ज देते हो Q1 और Q2, तो इसके टोटल करने पर कितना आएगा? Q1 प्लस Q2, उसका आधा इधर आता है। उसी प्रकार से टोटल का आधा इधर आता है।
ये भी अपन ने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां मैंने डिटेल में इसको कराया था, डिटेल में क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन अभी अपन इसको यहीं तक सीमित रख सकते हैं। तो बेटा इस Q1 में से जो बचेगा वो इधर आएगा, तो कितना आएगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2, मैं लिख देता हूं यहाँ पे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा सिमिलरली ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार की वहां पे अपन बातें करी थी। अब अगर मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी को अपन और यूज करें, तो जैसे मान लीजिए बेटा अगर ये Q है और ये 3Q है, टोटल कितना हो गया 4Q, आधा कितना हो गया 2Q, इसका मतलब 2Q इधर जाएगा और 2Q इधर जाएगा। अब अंदर कितना बचेगा, अगर ये 3Q था 2Q इधर गया तो Q बचा, अगर ये 2Q था ऊपर Q ही होना है तो अंदर माइनस Q आएगा। बोल सही है कि नहीं है? अरे पक्का है ना, पक्का है ना। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए फिर अपन ने एक और दिमाग लगाया कि अगर अपने को कैपेसिटर बनाना है, अगर अपने को कैपेसिटर बनाना है तो इस प्रॉपर्टी का अपन इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले दो प्लेट्स का चूज कीजिए, दो प्लेट्स को चूज कीजिए, कंसिडर 2 प्लेट्स, है ना। उन दोनों प्लेट्स को आपको क्या करना है, एक को चार्ज देना है Q, एक को देना है माइनस Q। अबे सही है, दो प्लेट्स इक्वल साइज की हो तो ज्यादा बेटर है। दोनों प्लेट्स को चूज कीजिए Q और माइनस Q का। बेटा Q और माइनस Q ही क्यों लिया, क्योंकि दोनों का सम कितना आता है 0, इसका मतलब बाहर कितना आएगा 0, इसका मतलब बाहर कितना आएगा 0। अरे वाह मजा आ गया, इधर भी 0 इधर भी 0, वाह वाह क्या बात है, अबे आ गया ना। तो इसका मतलब अंदर कितना आएगा Q, इधर कितना आएगा माइनस Q। अबे आ रहा है पक्का ना, इधर माइनस Q, सॉरी इधर प्लस Q, इधर माइनस Q। बेटा इसी को अब अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लेके चलना है। सर क्या लेके चलना है इसमें? देखो ये प्लेट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो पूरी प्लेट पर चार्ज है Q, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा उसको बना देता हूं मैं, प्लस 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 प्लस, आ रहा है ना। उसी प्रकार से माइनस 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 माइनस, अबे आ रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो कि स्ट्रेट निकलेंगी। स्ट्रेट क्यों निकलेंगी? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सही है ना। ऐसी स्ट्रेट लाइन निकलेंगी यहां पे, आई मेरी बात में, सारी की सारी लाइंस क्या निकलेंगी, स्ट्रेट निकलेंगी। और मजे की बात क्या है कि अगर ये प्लेट नहीं होती तो ये लाइन बेचारी इंफिनिटी तक चली जाती, लेकिन ये प्लेट है तो यहां से निकल के यहां जाएगी। तो सारी की सारी लाइंस बाउंडेड हो चुकी है, किसमें बाउंडेड हो चुकी है, इस दो पर्टिकुलर एरिया के बीच में। आई मेरी बात समझ में? अब फटाफट से बेटा यहां सुन लीजिए, अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा वी। उस डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूं, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 3d, ठीक है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, डेल्टा वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, सही बात है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या सॉरी Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। बेटा यहाँ माइनस नहीं लगाना, आपको यहाँ प्लस लगाना है। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। उसका कारण यह है कि ये प्लस था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये माइनस था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगी, पर है तो वेक्टर है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? ये क्या लिखा सर आपने, Q अपॉन A, ये सिग्मा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट का। दोनों को जोड़ देंगे तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। आई मेरी बात समझ में? मल्टीप्लाई बाय D, तो ये हो गया अपना V। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, अरे बोल देना। तो भैया यहां से V आएगा, Q प्लस Q, इनको जोड़ दो दोनों को बेचारों को, तो आएगा ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q बराबर सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीट ए कांस्टेंट।
अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर अपन Q बराबर CV लिखेंगे तो यहां से जो C आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर C को अपन किसमें नापते हैं? फैराड में। C की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो फैराड होती है। जनरली जो अपन यूज करते हैं वो माइक्रो फैराड करते हैं, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है, तो अपन माइक्रो फैराड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1 फैराड यहाँ पे जनरली इसकी अपन यूनिट लेके चलते हैं। लेकिन C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वैल्यू आई है। अब सोच, अगर तू एरिया बढ़ाएगा, जितना एरिया बढ़ाएगा उतना C बढ़ेगा, और जितना पास में लाएगा उनको उतना ही D घटेगा, जितना D घटेगा उतना C बढ़ेगा। अबे आ रहा है ना? तो इससे हमारी दो जरूरतें पूरी हो गई। D को बिल्कुल पास ले आओ, इतना पास ले आओ, इतना पास ले आओ, इतना पास ले आओ कि उन दोनों की जो बीच की दूरियां हैं उसके अनुसार एरिया इनफाइनाइट लगे, तो उसी को बोलते हैं पर इनफाइनाइट प्लेट्स। अबे सच में इनफाइनाइट नहीं होती, मोबाइल तोड़ के देख लेना भाई साहब, इतनी सी प्लेटें मिलेंगी, लेकिन उन दोनों की बीच की जो दूरियां हैं उसके अनुसार उनकी जो एरिया है वो बहुत बड़ा माना जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो जितना तुम D घटाओगे उतना तुम C को बढ़ाओगे, जितना तुम A को बढ़ाओगे उतना तुम C को बढ़ाओगे, जितना तुम एप्सिलॉन को चेंज करोगे, कर नहीं सकते, इसलिए बात ही नहीं करनी। बाद में करेंगे कैसे चेंज कर सकते हैं, एप्सिलॉन नोट को नहीं, कुछ और होता है। लेकिन कम से कम ये तो समझ में आया ना? अरे बोल दे। तो C बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, तो यही होता है बेटा इनफाइनाइट प्लेट्स का मामला, जिसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, इसी के ऊपर अपन कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। सफिशिएंट यहाँ पे बता दी गई है जानकारी आपको, बेटा पूरा ढंग से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मजे करो। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।